गुड इवनिंग क्लास 11th। आज ये आपका लास्ट लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, है ना। आई होप चैप्टर में मजा आया होगा। सिंपल चैप्टर है बहुत, बट बेसिक चीजें हैं जो आपके 12th में काम आने वाली है ना। इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 4। अगर ये 4 चैप्टर हम ढंग से कर लेते हैं, मतलब समझिए आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी आ गई 12th की स्टैंडर्ड की। सही है। अभी अगर आपके स्कूल में PT1 UT1 जैसे एग्जाम हो, वो बीच बीच में से कहीं से भी लेसन उठा के देंगे, टेंशन नहीं लेना है। मुझे बताइए कि सर मेरा ये है, उसका रास्ता निकाल लेंगे, है ना। कुछ आंसर मैं बता दूंगा आपको, बट आपको पूरा नॉलेज बिल्डिंग पे ध्यान देना है, अच्छा सीख के जाना है 12th में। देखिए आज का टॉपिक है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। अब होता क्या ये देखिए, चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया, एक बार और सुन लीजिए। जैसे ये आपका एटम है और ये आपका आउटर शेल, ध्यान से सुनना बेटा, है ना। और ये आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है, और सब ये क्या है आपके इनर सबशेल या इनर ऑर्बिटल्स। अब देखिए न्यूक्लियस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करता है, बिकॉज न्यूक्लियस का प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है, दे आर हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट होता क्या है, व्हेन द न्यूक्लियस पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट, सपोज न्यूक्लियस ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैं एक इमेजिनरी वैल्यू ले रहा हूं, सही है। सपोज न्यूक्लियस ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है, ये इस इलेक्ट्रॉन पर 100 न्यूटन फील नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इसके और इसके बीच में आपके S, P, D, F ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं। These orbitals form, या these subshell या shell, KLMN जो भी है, they form intermediate layer between nucleus and electron। ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक लेयर बना देते हैं। ये लेयर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से प्रोटेक्ट करती है। उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं होने देती है जितना एक्चुअल में न्यूक्लियस लगा रहा है। इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। सही है। जितना ज्यादा ये शील्डिंग इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा ये शील्डिंग इफेक्ट होगा, उतना ही क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन इजीली एटम से बाहर निकलेगा। और जितना कम ये शील्डिंग इफेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन द इंटरमीडिएट ऑर्बिटल शेल और सबशेल form a layer between outermost electron and nucleus, due to which outermost shell electron feel less nuclear force of attraction. This phenomena is called shielding effect. Clear? एक और चीज, आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, सबशेल होते हैं S, P, D और F, इनका शेप तो होता है आपका रेगुलर, मतलब सिमेट्रिकल शेप होता है। लेकिन DF का जो शेप होता है वो होता है अनसिमेट्रिकल। इनका जो अनसिमेट्रिकल शेप है, ये शील्डिंग इफेक्ट में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। मतलब जो प्रॉपर शील्ड बनती है वो बनती है S और P ऑर्बिटल की। D एंड F ऑर्बिटल डू नॉट फॉर्म अ प्रॉपर शील्ड। प्रॉपर शील्ड नहीं बनाने की वजह से अगर किसी एलिमेंट में आपके D एंड F ऑर्बिटल डोमिनेंट है, तो दे विल कॉज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ध्यान से सुन लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये 12th में जाएगा आपके साथ। दे फॉर्म पुअर शील्डिंग इफेक्ट, एंड ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D and F ऑर्बिटल, द outermost shell little bit move towards the nucleus। इसीलिए आपके जो D and F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उन सब एलिमेंट्स में पुअर शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए अगर कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, तो वो है आपके DNF ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट्स का शील्डिंग इफेक्ट अच्छा होता है, वो है आपका S and P ब्लॉक एलिमेंट्स का। सही है, बढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पेरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ये
बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस से हटी हैं, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगले साल वो सब जुड़ने वाला है। देखिए क्या है ये, पेरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। आपने नाम सुना होगा मेटेलिक एंड बेसिक ऑक्साइड का, एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। क्या पढ़ा था हमने 10th में? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड एंड मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। तो हम क्या बोलते हैं, ये मैंने ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं Li2O, BeO, B2O3, CO2, N2O3, OF2। ये ऊपर से नीचे ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं ना, आपको लर्न नहीं करना है, केवल पैटर्न समझो। व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटलिक ऑक्साइड का बिहेवियर इंक्रीज, देयरफॉर एसिडिक ऑक्साइड का बिहेवियर इंक्रीज। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। टॉप से बॉटम चलोगे, मेटेलिक ऑक्साइड्स का बिहेवियर इंक्रीज, देयरफॉर बेसिक ऑक्साइड का बिहेवियर इंक्रीज। ये ध्यान रखना है ना, मतलब जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड का बिहेवियर इंक्रीज होता है, और टॉप से बॉटम चलते हैं तो क्या बढ़ता है, बेसिक ऑक्साइड का बिहेवियर। ये चीज आपके 12th में जाएगी, इतनी सी लाइन बस, ज्यादा और कुछ लर्न नहीं करना है। अब बीच में कौन आता है, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ जब यहां मूव करोगे तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, और ये एसिडिक ऑक्साइड के सॉरी ये क्या है आपका, बेसिक ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है। यहां बीच में क्या आएगा आपका, एम्फोटेरिक। याद करिए क्लास 10 Al2O3 और SiO2, ये दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसका नेचर एसिडिक भी है और बेसिक भी है। और यहां चलोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक। तो पैटर्न क्या है बेटा, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, ये होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स मेटल के, बीच में आते हैं एम्फोटेरिक, और लास्ट में आते हैं कौन, एसिडिक। सही है, तो ये पैटर्न ध्यान रखना, इतना सही आपके एनसीईआरटी में मेंशन है बुक में, और कुछ देखते नहीं। देखिए बेटा, चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब मैं क्या कर रहा हूं आपको, एनसीईआरटी के जो टफ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करा रहा हूं। सही है, ताकि जो छोटे मोटे बचेंगे आप इजीली कर लोगे। नोट्स मैंने शेयर कर ही दिए हैं आपको, क्वेश्चन बैंक शेयर कर दिया है मैंने। ये देखिए आप, ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू प्रूव दैट Na2O एंड CO2 आर एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड। कैसे प्रूव करोगे ये एसिडिक है या बेसिक है? तो करना कुछ नहीं है आपको करना है Na2O का रिएक्शन वाटर से, वाटर से रिएक्ट करोगे क्या बनेगा, NaOH। NaOH क्या होता है, बेस। तो ये कौन सा ऑक्साइड हुआ, ये हुआ आपका बेसिक ऑक्साइड। बैलेंस वैलेंस नहीं करना है, वो आता है हमें करना है ना। CO2 का रिएक्शन करा वाटर से, क्या बना बेटा, H2CO3। क्या बना ये, एसिड, तो इसका नेचर क्या हुआ, एसिडिक ऑक्साइड। सही है, ये करा हुआ है अपनी क्लास 10th में। कुछ नया देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन है आपको, ये 12th में काम आएगा आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट का जो मीनिंग है, अभी मैं 10th के टर्म में बोल रहा हूं, उसका मतलब होता है वैलेंसी। 10th के टर्म में बोल रहा हूं, अभी एग्जैक्ट मीनिंग अभी समझ में नहीं आएगा आपको, एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आएगा आपको रेडॉक्स रिएक्शन में। सही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, अभी 10th के अकॉर्डिंग वैलेंसी। आपको क्या बताना है, अंडरलाइन जो एलिमेंट है आपके, उसकी आपको बतानी है ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वैलेंसी। अब करते कैसे हैं, कुछ ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक देख लीजिए। आपका जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल की ओवरऑल वैलेंसी होती है 0। जैसे मैंने लिखा H2O, H2O की वैलेंसी क्या होगी, 0। कार्बन डाइऑक्साइड 0 ओवरऑल की। सही है, अब देखिए ध्यान से, जैसे आपको निकालना है एल्यूमिनियम का, जिसका वैलेंसी निकालना होता है उसको लिखते हैं X। क्लोरीन का क्या होता है, -1, पता ही है। वाटर की बताया मैंने, मॉलिक्यूल है कंप्लीट, तो ये 0। और जो चार्ज यहां लिखा हुआ है उसको लिखते हैं इक्वल +1। एयर का X, क्लोरीन का -1 पता है, वाटर का 5 × 0 इक्वल +2। तो X इक्वल क्या हो जाएगा, +3। ये तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +3। इसको देखिए, इसमें निकालना है आयरन का, तो आप क्या लिख दोगे, आयरन X। Cn का क्या होता है, -1। साइनाइड
पोटेशियम साइनाइड HCN पढ़ा होगा आपने क्लास 10 में। तो क्या आ जाएगा ये 6 इंटू -1 इक्वल -4। तो x इक्वल क्या हो जाएगा -4 + 6। x इक्वल क्या होगा +2। तो आयरन की वैलेंसी क्या आ रही है +2। ऑक्सीडेशन स्टेट तो 11 के अकॉर्डिंग यहाँ निकालना है क्रोमियम का। तो क्रोमियम क्या लिखोगे x + 3 इंटू 0 वाटर है। क्लोरीन का क्या होगा -1, साइनाइड का -1 इक्वल +1। सही है। अब ये बताइए क्या आएगा वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू आपका आएगा +3। ऐसे निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। है क्या, सुनिए, क्लास 10 में हम क्या बोलते हैं वैलेंसी। एक्चुअली वैलेंसी होता नहीं है। वैलेंसी तो डेफिनेशन किसकी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। सुन लो आज डिटेल पूरा। 10th में गलत पढ़ाते हैं, हमने भी गलत ही पढ़ाया 10th में, 9th में भी गलत पढ़ाया है। क्यों, तो 9th 10th में बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी एक्चुअल में क्या है, एलिमेंट जितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है दैट वन इज कॉल्ड उसकी वैलेंसी। जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट विद 2 हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है 2 है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 हाइड्रोजन, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है 3 है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है अगर हम किसी केमिकल के सारे एटम्स को अलग अलग कर दें तो अलग अलग करने के बाद जो उसका चार्ज बचेगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए बेटा आप एक, मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो 12th की बैकबोन क्वेश्चन है। मतलब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हुए आपके नोट्स में, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चंस 80-90% क्वेश्चन आपके नोट्स में सॉल्व है ऑलरेडी, इवन सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, ये कुछ अच्छा है। आपको एलिमेंट्स मेंशन है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। सही है। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 का ट्रेंड है। सही है। ट्रेंड क्या है, व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, यही पढ़ा था हमने। सही है। जब हम टॉप से बॉटम चलते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है तो ये प्रॉब्लम क्या है, वैल्यू 801 आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, ये वैल्यूज है किस पे, किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू कम हुआ बट ये वैल्यू बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा। तो प्रॉब्लम ये है ये जो इरेगुलरिटीज है ये क्यों है, मतलब अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू यहां क्यों बढ़ा, डिक्रीज हुआ फिर अगेन बढ़ा, तो क्यों। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है, सुन लीजिए। अगर ये क्वेश्चन 12th में भी आए या कहीं भी आए, जैसे आपको बोल दे कोई सा भी एलिमेंट ले ले, वो बोलता है आपके पास सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, यहाँ बोलते कि इसके एडिशन की एंथैल्पी की वैल्यू बड़ी है, इंक्रीज है, बट होना क्या चाहिए डिक्रीज, क्यों। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ध्यान से सुन लेना अभी। ये क्या बोलता है, व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन हैवियर मेंबर D and F ऑर्बिटल प्रेजेंट। हैवियर मेंबर में D and F ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। दे D and F ऑर्बिटल फॉर्म पुअर शील्ड इन बिटवीन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सही है। जब आप टॉप से बॉटम चलते हो तो जो हैवी मेंबर्स होते हैं जैसे गैलियम, इंडियम, थैलियम, दीज एटम्स कंसिस्ट D and F orbital between nucleus and outermost shell of electron. They form poor shield. Due to poor shield, they cause poor shielding effect. And resulting of poor shielding effect, size of atom little bit contract and nucleus create a strong force of attraction. If the nucleus create a strong force of attraction, then the releasing of electron require large amount of energy। मतलब ये है अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाएगा एटम का साइज छोटा हो जाएगा, और जैसे एटम का साइज थोड़ा सा छोटा होगा
nucleus force of attraction will be dominant. In this case, more amount of energy will be required to release electron. ये 12th का पेटेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया है और आपके एनसीईआरटी में है। एक और देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा, दमदार क्वेश्चन है 3.21 आपकी एक्सरसाइज का। ये बोलता है ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। अब सुन लो, उस समय तो पढ़ाया था, मैंने बोला था आपको, अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, इसका मतलब है एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। और अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस में है, इसका मतलब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इजीली गेन नहीं कर रहा है, आप उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस क्यों होती है, फिर सुन लो एक बार और। जैसे ये एटम है और आपका कोई इलेक्ट्रॉन आया, मैं करके दिखाता हूं। जैसे ये एटम है और आपका इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को यहाँ एंटर करना है, तो न्यूक्लियस क्या क्रिएट करेगा? न्यूक्लियस क्रिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन बिना किसी एफर्ट के क्या होगा, यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा। और जब बिना किसी एफर्ट के इलेक्ट्रॉन अटैच होता है तो एनर्जी रिलीज आउटसाइड, इसलिए वैल्यू आती है इसकी नेगेटिव। बट अगर कोई नियॉन है एटम, या एटम ऐसा है जिसका चार्ज आपका क्या है, ये समझो, जिसका चार्ज ऑलरेडी नेगेटिव है और आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो प्रॉब्लम है यार। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करेगा, आने नहीं देगा। और रिपल्शन की वजह से यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू दी ऑक्सीजन, और अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे ऑक्सीजन को तो एनर्जी की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। जब हम एनर्जी देते हैं सिस्टम को तो एनर्जी की वैल्यू आती है प्लस में, जब एनर्जी बाहर निकलती है तो एनर्जी की वैल्यू आती है नेगेटिव में। ये मैंने पढ़ाया था। अब देखो इसको क्वेश्चन में, ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया साहब, चलिए क्या बनाया आपने, O-1। अब आपको क्या करना है, 1 मोर ऑक्सीजन ऐड करना है, और क्या बनाना है, O-2। तो क्वेश्चन ये है, व्हेन वी ऐड 1 मोर इलेक्ट्रॉन इन O-1, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली जुड़ेगा या मुश्किल से जुड़ेगा? आंसर है मुश्किल से जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करेगा, और रिपल्शन की वजह से इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, इसलिए ऑक्सीजन का सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आता है पॉजिटिव। ये बहुत पेट क्वेश्चन है, इवन आपके स्कूल वाले भी आपको हाफ ईयरली या पीटी में दे सकते हैं। देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, ये लास्ट क्वेश्चन 3.30, असाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन है NH2 NP4 और n = 3 दिया हुआ है। पोजीशन का मतलब आपको बताना है पीरियड, एंड बताना है आपको ग्रुप। सही है, मैंने दूसरी ट्रिक बताई हुई है आपको, लेकिन एक और देख लीजिए। n = 3 का मतलब है इसका पीरियड नंबर 3, ये n = 3। सही है, अगर आप 3 का वैल्यू यहाँ लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 3s2 3p4। पहचान सकते हैं 3s2 3p4 किसका है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 आ रहा है, देखो दिमाग में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। छोड़िए उसको भी, कर तो लेंगे, बट एक और देखिए। अब ये किस एलिमेंट का है, p ब्लॉक एलिमेंट का। p ब्लॉक एलिमेंट कहां से होता है, 13 से स्टार्ट। क्या आ रहा है, p4 आ रहा है, तो ये 13 14 15 16 17 18, तो p4 में कौन होगा, 13 14 15 16। तो आप क्या लिखोगे, ग्रुप नंबर 16। p ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, 13 से लेकर 18 तक, और p4 का मतलब क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा इसमें 1 बाय 1। तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4, मतलब p4 किस में आएगा, 16 में। फिर भी ना है बनाना तो बना के देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, कितना हुआ टोटल, ये हुआ आपका 16। देख लो 16 किसका होता है, सल्फर का, और सल्फर किस में है, 16 ग्रुप में है। क्लियर है? ऐसे ये देखिए n-1 d2 ns2 n = 4,
तो n इक्वल 4 है, तो पीरियड क्या है इसका 4, और D2 लिखा हुआ है, मतलब कौन सा एलिमेंट है ये, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 and 2 4। ये देखो बेटा 2 and 2 4, सही है। अब 2 कैसे देखोगे, यहाँ 3rd 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर भी दिक्कत आए तो वो वैल्यू लगा के देख लो, तो क्या बन जाएगा 3D2 4S2। बना के देखते हैं किसका आता है, 3D2 4S2 है ना। तो पीरियड ये 4 है, तो आप क्या लिखोगे 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6, सही बेटा। 4S2 पहले लिखते हैं और ये 3D2 किसका आ रहा है, ये 2 4 10 12 18 20, ये 22 का, और 22 किसका है, टाइटेनियम का, सही है। तो कौन आता है, पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम, तो ये कौन है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4। तो ग्रुप कौन सा आएगा बेटा, ये 4। तो सारा जो कहानी है आपके एटॉमिक नंबर 30 तक की आने वाली है। 30 तक कर लिए, मतलब सब कर लिया आपने, कोई जरूरत नहीं है हाईफाई मेथड में जाने की। 30 तक करो एंड एवरीथिंग विल बी ओके, सही है। तो ये था आपका चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। टफ सारे मैंने करा दिए आपको, बीच में भी पढ़ाए वीडियो लेक्चर्स में। फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछना, फ्रैंकली, सही है बेटा। और इस वेडनेसडे टेस्ट लूंगा मैं आपका सबका दोबारा एक बार इस चैप्टर का, सही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।